हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने 5 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने रेट लॉ, रेट इक्वेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, अभिक्रिया के दर के बारे में भी मैंने बता दिया है, और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिलेटेड से भी मैंने जो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है वो आपको करा दिया है। तो आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिटेल में आज इसका डेरिवेशन करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। वैसे तो ज़्यादातर पूछते नहीं हैं, बट चांसेस है कि आपसे पूछा जाए, इसलिए आपको हम यहाँ पे पूरे अच्छे से इसका डेरिवेशन, हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं आज। सबसे पहले हम समझते हैं रेट डिपेंड्स। अब देखो, हम जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस है उसको दो टाइप से हम समझेंगे। एक टाइप हम क्या देखेंगे, रेट डिपेंड्स स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो रहा है कि जो रेट है, अभिक्रिया की दर है, वो क्या है, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के, अभिकारक के सांद्रता के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा नीचे में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, और नेक्स्ट हम इसी को सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखो, अब 2a है, अगर मैं इसका रेट लिखूं तो इसका रेट क्या होगा, k, a टू a का पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। स्क्वायर लिखिए हम लोग, तो यही यहाँ पे लिखा है अभिक्रिया की दर। अभिकारक क्या है हमारा, a अभिकारक है ना, रिएक्टेंट है, k सांद्रता के, ब्रैकेट आपको पता है सांद्रता है, तो अभिकारक के सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है। या फिर सिंपली इस फॉर्म में भी लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं हम, है ना, क्योंकि आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या लिखते हैं, के लिखते हैं ना, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग के यूज़ करते हैं। तो ये इस टाइप से समझ गए इसको। तो क्या है, जो रेट ऑफ द रिएक्शंस है वो जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर है ना, वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दो टाइप से देख रहे हैं हम लोग। पहले 2a इज इक्वल टू पी हो सकता है, या फिर a हो सकता है, p हो सकता है। मतलब डायरेक्टली तो a का अमाउंट डबल लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2a के फॉर्म में लिख दिए हैं, या फिर a प्लस a से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका भी रेट क्या होगा, इसके लिए रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के कॉन्सेंट्रेशन इनटू गुणनफल होता है ना इसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगा। बट तो रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो रेट क्या हो गया इसका भी, k a का स्क्वायर। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्या है, सेम ही है ना, दोनों क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के क्या है, वर्ग है ना, वर्ग है मतलब स्क्वायर है, कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक इस फॉर्म में हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को देखते हैं, एक दूसरा फॉर्म है ये भी, इसको भी हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेट डिपेंड्स प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। कब होता है, जब a और b डिफरेंट हो। इसमें भी वही हुआ है, अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, बट ये a और a मिलके क्या हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, a और a मिलके क्या हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया था। ये दोनों सेम ही हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, a अलग, a और b क्या है, दोनों डिफरेंट है। तब क्या होगा, तब इसका रेट क्या लिखेंगे हम, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें कांस्टेंट लगा दें, रेट कांस्टेंट, तो a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। ठीक है, तो इसमें भी क्या ऑर्डर क्या है इसका, 1 है, इसके यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसमें तो आपको दिख ही रहा है ना, पावर है इसका पावर क्या है, 2 है, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यहाँ पर भी पावर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक एक करके इसका डेरिवेशन पार्ट को हम देखते हैं, फिर आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप से हम लोगों ने देखा रेट ऑफ द रिएक्शन किसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा है, ये 2a वाला ले लिए हम, 2a पहला था, से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट p बन रहा है। तो टाइम t0 पे देख रहे हैं हम, टाइम क्या है, t0 पे क्या है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a मोल पर लीटर है। ठीक है, टाइम 0 पे क्या है, a
कॉन्सेंट्रेशन क्या है ए, और ये क्या है 0। टाइम टी पे क्या हो जाए a माइनस एक्स हो गया और ये x फॉर्म हो गया। इतना हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो रेट क्या हो रहा था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे पहले मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन किया इसी फॉर्म में, a माइनस एक्स के फॉर्म में, तो आप उसको भी एक बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, a माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, क्योंकि जस्ट डबल अमाउंट है हमारा रिएक्टेंट का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो dx/dt, रेट का dx/dt के a माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, रेट को ही हम क्या लिख दिए, dx/dt लिख दिया, तो के a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्म में एक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर दिए। यही क्या है हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, अवकलित वेग समीकरण है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ए है, a प्लस ए से क्या बन रहा है हमारा, प्रोडक्ट p बन रहा है ना, a और a। तो इसका क्या है, टाइम t पे, टाइम अगर 0 है, टाइम क्या है 0 है, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन ए है और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन ए है, तब हमारा p कुछ नहीं बना है। p क्या है हमारा, p का हमारा क्या है, अभी उस टाइम p बना ही नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये हो गया 0। और टाइम t पे a माइनस एक्स हो गया, ये भी a माइनस एक्स हो गया, ये क्या बन गया हमारा x अमाउंट ऑफ p। टाइम t पे क्या हो गया, a से माइनस एक्स अमाउंट कम हो गया, इसमें भी माइनस एक्स अमाउंट कम होगा, क्या बन गया, वही हमारा क्या बनेगा, जो कम हुआ है वही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। टाइम के साथ अभिकारक या फिर रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स, तो रेट dx/dt के फॉर्म में लिख दिया, k = a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकलित वेग समीकरण फॉर द्वितीय कोटि अभिक्रिया। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण निकालिए, तो आप इसी एक्सप्रेशन को लिखोगे। अगर आप दोनों को सॉल्व कर दोगे तो और आसान हो जाएगा, बाकी एक कर दोगे तो भी इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे, जो हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं डेरिवेशन, उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म को देखेंगे इसका। ठीक है, किसको देखेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन देखेंगे। तो ये हम लोगों ने अभी फाइंड कर लिया था, है ना, डिफरेंशिएशन फॉर्म से। ये है dx/dt के a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको क्या किया हूँ मैंने, dx के नीचे ले आया हूँ a माइनस एक्स, क्योंकि x का जो टर्म है उसको एक साइड रखेंगे हम, और बाकी k dt कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, dx बाई, देख रहे हो आप इंटीग्रेशन लगा दिए हम लोग, इंटीग्रेशन, तो k dt हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे a माइनस एक्स, अगर आप इस टाइप से अगर लिखे रहते हो, a का स्क्वायर है, अगर आप a को ऊपर ले जाना चाहते हो तो क्या लिखते हो, a की पावर -2 के फॉर्म में लिख देते हो, है ना, तो ये क्या हो जाता है, इसको ऊपर चला जाता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसको क्या कर दिए हम, a माइनस एक्स का -2 लगा दिए और dx लिख दिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k क्या है, एक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और क्या बचेगा, ओनली dt बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया, a माइनस एक्स की पावर 2 dx हो गया हमने, और kt प्लस c। इसका क्या होगा, पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली x का अगर कुछ नहीं है तो x होता है, वैसे ओनली dt का क्या होगा, t होगा। तो यहाँ पर k से kt आ गया, और एक क्या हो गया हमारा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे हम लगा दी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इस टर्म जो है a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन टर्म है, ये वाला टर्म, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से देखेंगे, इस वाले पॉइंट आप याद रखें, है ना, ये वाला। अब देखते हैं हम, अब देखो सबसे पहले हम एक रूल देख लेते हैं इंटीग्रेशन का होता क्या है। तो x⁴n dx को होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1 और डिवाइडेड बाई n+1। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का रूल है। इसी रूल को यूज़ करके हमें इस यहाँ पर को इसको सॉल्व करना है। देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हमें यहाँ पे a माइनस एक्स को क्या किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a माइनस एक्स को x लिख दिए, तो इसको dA करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx और dx डिफ्रेंशिएशन होता है। तो dA आपको पता है a क्या है, एक कांस्टेंट है, a हमारा क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो
तो यहाँ पे हो गया 0, बचा क्या माइनस डी एक्स और प्लस डी एक्स। तो डी एक्स है यहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में क्या है डी एक्स है, तो इस डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम माइनस डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने ए माइनस एक्स को क्या एज्यूम किया है एक्स एज्यूम किया है। तो जो डी एक्स है वो किस में चेंज होना चाहिए माइनस डी एक्स में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसमें क्या है, ए माइनस एक्स को क्या माने थे एक्स स्क्वायर माने हैं, तो एक्स की पावर -2 हो गया। ए माइनस एक्स को क्या माने थे हम, ए माइनस एक्स को माने हैं एक्स, है ना, तो क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर -2। और डी एक्स क्या निकला हमारा, डी एक्स जो है वो निकला माइनस डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिए तो एक्स बचा, एक्स का पावर -2 और डी एक्स हो गया। अब एक्स पावर -2 को इस वाले इक्वेशन से, है ना, इस वाले जो इक्वेशन होता है उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, क्योंकि n+1 है। इस वाले में एक्स टू द पावर n के केस में देखे थे हम लोग, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2 + 1 -1 बचेगा -1, तो माइनस एक्स टू द पावर -1/1। तो माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना, ये भी माइनस है, और दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बचा क्या ओनली एक्स टू द पावर -1। तो एक्स क्या है हमारा, ए माइनस एक्स से एज्यूम किया है, एक्स को क्या माने हैं ए माइनस एक्स माने थे एक्स को, तो एक्स ए माइनस एक्स की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स, क्योंकि -1 है, नीचे आकर के +1 हो गया, तो 1/a माइनस एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसका इंटीग्रेशन टर्म। तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/a माइनस एक्स, इधर के टी है और c। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप आराम से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया आपका, ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब हम देखते हैं, अब लिमिट रखेंगे टाइम t = 0 पर x का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 0 होगा। टाइम t 0 पर हमारा x a बना था, x तो बना ही नहीं था, तो x का कॉन्सेंट्रेशन भी 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे 1/a माइनस 0 = k0 + c। तो क्या हो जाएगा 1/a = c। ये हमारा निकल गया c का कॉन्सेंट्रेशन। अब c का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस एक्स = kt प्लस c का वैल्यू क्या है 1/a। पुट कर दिए यहाँ पर। अब 1/a को इधर ले आए हैं तो 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a = kt, तो k बराबर क्या हो गया, है ना, ये k बराबर क्या हो जाएगा t नीचे आ गया 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। यही हमारा क्या है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, रेट एक्सप्रेशन है किसके लिए है, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये बहुत ही आपको इजी वे में समझा दिया मैंने। एक इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लिए रेट इक्वेशन का। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे जिसमें दोनों जो हमारा रिएक्टेंट है, जो अभी कारक है, वो क्या है, वो थोड़ा अलग अलग है, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है डिफरेंट हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना सेकेंड जो फॉर्म देखे थे हम लोग, जिसमें ए और बी का क्या हो रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट हो। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने जो रेट एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड किया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो क्या था, दोनों में रिएक्टेंट जब सेम था, हमारे दोनों केस में क्या था रिएक्टेंट सेम था, ए था। लेकिन इसमें क्या है रिएक्टेंट अगर डिफरेंट हो तब क्या होता है रेट एक्सप्रेशन सेकेंड ऑर्डर का, वो हम देखने वाले हैं। तो टाइम t = 0 पर, टाइम क्या है हमारे पास अभी t = 0 पर, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ए का a मोल्स पर लीटर है, जबकि b का क्या है b मोल्स पर लीटर है। और इस टाइम क्या है टाइम 0 पे p बना नहीं है तो 0, फिर टाइम t पे क्या होगा a माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें से x अमाउंट क्या हो गया कम हो गया, b से भी x अमाउंट कम हो गया, वही क्या हमारा बना x का फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो रेट क्या हो रहा है यहाँ पे k = a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। पता है आपको रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है ना। तो a माइनस एक्स यहाँ पे क्या 1 है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 1 + 1, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो रेट को हम क्या लिखते हैं dx/dt = k a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन। क्या हो गया डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन किसके लिए, और ये सेकेंड ऑर्डर का लिए। ठीक है, अवकलित वेग समीकरण हिंदी में बोलेंगे तो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हम देखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म। क्या देखने वाले हैं हम, इसका इंटीग्रेशन फॉर्म देखने वाले हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो हमारे पास जो रेट एक्सप्रेशन आया था उससे हम लोगों ने ये फॉर्म में लिख दिया। इसको देख लेते रेट एक्सप्रेशन क्या था। ये था हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेट एक्सप्रेशन है, डिफरेंशिएशन फॉर्म से आया था। उसको हम लोगों ने क्या किया, डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लिए, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स और k dt को क्या किया, इस तरफ कर दिए, है ना, तो k dt हो गया। अब देखो इस वाले टर्म को हम सिंपली वे में इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तब इसको कैसे लिख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देख सकते हो। इस फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं, तो 1/a माइनस बी डी एक्स बी माइनस एक्स और डी एक्स ए माइनस एक्स जो लिखे हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/a माइनस बी तो ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो b माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, फिर क्या होता है इसके साथ ये सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से डी एक्स कॉमन कर दिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। फिर अब वहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स होगा और माइनस b माइनस, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होता है ना, तो b माइनस एक्स ही बचा। अब क्या होगा, ये तो बाहर है हमारा, a माइनस एक्स माइनस बी माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, और b माइनस एक्स ए माइनस एक्स और डी एक्स हमारा क्या है, बाहर है। अगर इसको मल्टीप्लाई किए एक्स और एक्स कट जाएगा तो बचेगा a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ए माइनस एक्स को पहले लिख दिया, फिर देन मैंने b माइनस एक्स को लिखा है, तो a माइनस बी भी कट जाएगा, है ना, ए माइनस बी कट गया, तो हमारा बचा क्या, ओवरऑल एक्सप्रेशन बचा क्या, यही बचा जो हम एज्यूम किए थे, डी एक्स ए माइनस एक्स और b माइनस एक्स, यही हमारा क्या था, यही तो है हमारा ये वाला एक्सप्रेशन, है ना। डी एक्स को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं, डी एक्स को क्या किया हम लोग, इस फॉर्म में लिख दिए हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। डी एक्स को हम क्या किए थे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था हमारा यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिए थे, इस वाले फॉर्म में लिख दिए थे। ये क्यों लिख दिए थे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप समझ गए होंगे। तो डायरेक्टली हम आगे इसका सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देख रहे हैं इंटीग्रेशन लगा दिया हम, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन कर दिए 1/a माइनस बी का डी एक्स बाई बी एक्स बी माइनस एक्स कर दिए और डी एक्स ए माइनस एक्स कर दिए, इधर क्या कर दिए k dt। तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a माइनस बी, तो क्या कर रहे हैं इसको, डी एक्स बी माइनस एक्स डी एक्स ए माइनस एक्स और k dt। हम क्या किए, ये वाला क्या, ये कांस्टेंट है, ए माइनस बी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दिए, बाकी इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके इंटीग्रेशन का भी रूल हम समझेंगे, है ना। बाहर कर दिए इतना, अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन का हम देख लेते हैं होता क्या इंटीग्रेशन, ठीक कैसे होता है। तो डी एक्स ए माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो ए माइनस एक्स को क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे, तो इसको लिखेंगे डी ए माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पे बताया था आपको डी ए के कॉन्स्टेंट इक्वल का कॉन्स्टेंट है ए, तो 0 हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस डी एक्स। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स रख दिए, और a माइनस एक्स की जगह में हम क्या रख दिए, x रख दिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दिए तो 1/x dx। तो 1/x के क्या होता है, ln x, तो माइनस ln a माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह हम क्या रख दिए, a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम इस वाले एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो a माइनस बी तो बाहर में है, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस वाले टर्म की इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, इस वाले टर्म की इंटीग्रेशन डी एक्स बाई माइनस बी एक्स का माइनस ln b माइनस एक्स, वैसे इस वाले टर्म का क्या हो रहा है, इस वाले टर्म का हो रहा है l माइनस, देखो माइनस है यहाँ पर पहले से, और माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है, के टी प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आपको पता है इसका, तो आपको पता है ना, k dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, k इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा k t, इसका समेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, t, तो के टी लिख दिए यहाँ पे और सी, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देख सकते हैं 1/a माइनस बी, देन माइनस हो गया हमारा ln b माइनस एक्स, यहाँ पे क्या माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस ln a माइनस एक्स के टी प्लस सी, तो 1/a माइनस बी ln a। अब देखो ये प्लस वाला टर्म है, प्लस वाला टर्म को पहले लिया है ln a माइनस एक्स, देन हम लोग क्या किए हैं माइनस
ln b माइनस एक्स के टी प्लस सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, c का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, टाइम t0 पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो a माइनस बी है ना, ये वाला ln क्या कर दिए, x का वैल्यू हम क्या कर दिए यहाँ पे 0 पुट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी ln b माइनस 0, x का वैल्यू 0 कर दिए, तो k0 प्लस सी है ना, t का वैल्यू क्या कर दिए 0, t का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 कर दिए, तो k c हो गया, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या निकल गया, 1 बाई ए माइनस बी ln a माइनस ln b इज इक्वल टू सी। तो c का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, 1 बाई ए बी ln a माइनस बी। आपको पता है एक फार्मूला होता है, अगर लॉग का फार्मूला क्या होता है, ln a बाई बी है ना, ये वाला इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स का, उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ किया, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई बी सी। ये हमारा निकल गया c निकल गया। अब इस इक्वेशन में हम c के इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के टी था, उसके बाद ये वैल्यू हमारा क्या है c है, c की जगह हम लोगों ने रख दिया, तो क्या हो जाएगा ln इस तरफ ले आए उसको है ना, इस तरफ इसको ट्रांसफ़र कर दिए, c वाले टर्म को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए, तो बचा के टी। अब देखो दोनों में 1 बाई ए माइनस बी है, तो कॉमन निकाल दिए, तो इसमें क्या बचा ln a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इसमें क्या बचा ln a बाई बी, और इज इक्वल टू क्या है के टी, इज इक्वल टू क्या है के टी। तब क्या करेंगे, 1 बाई ए बी है, वही सेम एक्सप्रेशन ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई बी, तो ऐसे ये भी एक टर्म है ln का, ये भी टर्म है ln का, तो a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बाई ए बी लिख दिया, इसमें भी के टी। तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स ऊपर में है तो b नीचे में, तो b ऊपर चला जाएगा, a माइनस एक्स b हो गया, b माइनस एक्स बाई a हो गया। ये एक मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है, आप इसको याद रखेंगे। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ln a बाई 2 है और b बाई 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln a बाई 2 इंटू 2 बाई बी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इसको ऊपर को नीचे कर दिए, तो a माइनस एक्स बी माइनस एक्स है, तो ये b ऊपर चला गया, a माइनस एक्स था ही, साथ में b माइनस एक्स नीचे और a, तो ये हो गया के टी। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, रेट इक्वेशन हो गया। उसको किस फॉर्म में लिख दिया हम, के टी के फॉर्म में, तो 1 बाई ए माइनस बी ln, ये इक्वेशन हम लोग लिख दिए है ना, इसी इक्वेशन को, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन। अब ln को हटाने के लिए आपको पता है क्या लगा देते हैं, ln को जब हटाना रहता है तो ln 2.303 log 10 लगा दिए, तो वही 2.303 t, ये t को यहाँ पे ले आए हैं हम लोग है ना, यहाँ पे t है जो यहाँ पे आ गया टी ए माइनस बी लॉग, ये वाला वैल्यू हो गया आपका। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे। किसके लिए था, जब ए और बी क्या है, रिएक्टेंट हमारा डिफरेंट है, तो आप याद रखेंगे डिफरेंट हो। ज़्यादातर केस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए, तो रिएक्टेंट सेम वाला पूछा जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो के है ना, इससे पहले जो डेरिवेशन करवाया है वो है, ये बहुत ही कम ही पूछा जाएगा आपको इसको डिराइव करने के लिए। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल वे में समझ में आना चाहिए, आपको एकदम डिटेल में इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंपल में समझ में होना चाहिए कि आखिर एक्सप्रेशन आया कैसे, ये मैं बताना चाहता था। तो आप इसको सिंपल सा देख सकते हो और अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। अब हम इतना हो जाने के बाद एक केस देख लेते हैं इक्वेशन का। अगर B का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्या है, B का कॉन्सेंट्रेशन किससे ज़्यादा है, A से, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी को, जब एक A क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब 0 है, 0 को ले लेते हैं तो माइनस b लिख देंगे उसको, b के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो b माइनस एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 से 0 हो गया यहाँ पे, तो b हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में पुट कर देंगे इक्वेशन में, जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन में है ना, तो सब कट फिट के क्या हो जा रहा है, 2.303 TB हो गया, ये b इधर ले आए है ना, TB है यहाँ पे, log b a माइनस एक्स और ab हो गया। अब देखो यहाँ पर k के साथ मैंने b का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये वाला जो b था वो यहाँ पे चला गया, 2.303 माइनस टी लॉग a माइनस एक्स, a और b और a भी कट गया तो बचा a। तब यहाँ पे देखो एक होता है log a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log b माइनस ए, ये वाला एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पलट दूँ, a को ऊपर कर दूँ और a माइनस एक्स को ऐसे कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस और
ये हमारा माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, और एक्सप्रेशन हमारा किस में आ गया, प्लस में आ गया। 2.303/t log a/a माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या किया हूँ मैंने, k से b को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, क्योंकि b का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा। पता है आपको, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर हम ए और बी में अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा ले लें तो रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो ये उतना रेट को डिफेक्ट नहीं करेगा। हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि इसके वजह से रेट पे क्या चेंजेस हो रहा है। हम देखते हैं कि इसमें जिसका अमाउंट कम होता है, जिससे इजीली वे में रेट डिटरमाइन हो सके। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर बी का बहुत ज़्यादा हो गया तो रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हाई होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, हम एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे। तो एक कांस्टेंट के साथ के एक पहले से कांस्टेंट था, बी को भी मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें एक नया कांस्टेंट मिल गया k डेस। तो ये हमारा क्या है, k डेस। तो 2.303t log a/a माइनस एक्स, तो इस फॉर्म में हम देख सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन भी ऐसा ही था, a/a माइनस एक्स टी। बस यहाँ पर क्या था, वो k था, वो सिंपल k था। यहाँ पे b का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड है, मान के चलेंगे कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उसका यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाइड है। तो क्या हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन हो गया जब b ग्रेटर देन है a से, जब b के अमाउंट बहुत ज़्यादा है a से। इसी टाइप से आप a का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो b से, उस एक्सप्रेशन को भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका t हाफ का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। t हाफ अर्धायु काल, या फिर इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग वाले का इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन था। किसके केस में था ये, a प्लस a से p बन रहा था या फिर 2a से p बन रहा था। तो तब के केस के इक्वेशन का ये हमारा क्या है, रेट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है a माइनस एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं a/2, क्योंकि t हाफ होता क्या है, हाफ कंप्लीट होने में, रिएक्शंस को हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वही हमारा क्या है, टाइम है। ओके, रिएक्शन हमारा क्या होना चाहिए, हाफ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स हमारा फुल कंप्लीट होता तो इतना अमाउंट होता, तो हाफ के लिए क्या होगा, a/2, क्योंकि इनिशियली हमारा क्या था, a था। इनिशियली हमारा अमाउंट कितना था, a था। स्टार्टिंग में क्या अमाउंट था, प्रारंभिक सांद्रता क्या था, a, तो उसका हाफ कितना होगा, a/2। इसीलिए यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a/2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट कर दिए हम, तो t हाफ हो गया। इसको अब क्या लिखेंगे हम, t हाफ 1/a/2, 1/a/2 बाई 1/a। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दिए हम लोग। सॉल्व करने पे क्या हो जा रही है, t हाफ है 1/t हाफ 2a, 2 ऊपर चला गया, 2/a माइनस 1/a। तो a क्या है, नीचे में कॉमन 2 - 1, तो वाला सॉल्व हो गया, 1/t हाफ 2 - 1a। तो क्या हो जाएगा, 1/a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तब इसको क्या लिखेंगे, t हाफ इज इक्वल टू 1/a k, t हाफ इज इक्वल टू 1/a k। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आपको सिंपल सा है। t हाफ देखो, अब यहाँ पे एक कंक्लूजन है, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ a। तो ये क्या हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, टी हाफ का वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का मैथमेटिकल डेरिवेशन करा दिया हूँ, जिसमें हम लोगों ने जब हमारा रिएक्टेंट सेम हो, जब हमारा अभिकारक सेम हो, तब के केस में कैसे बनेगा मैथमेटिकल डेरिवेशन, ये मैंने आपको करा दिया। उसके बाद मैंने एक और इंटीग्रेटेड फॉर्म पर इक्वेशन बताया, जिसमें रिएक्टेंट का अगर दोनों रिएक्टेंट सेम ना हो, दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट अलग अलग हो, तब के केस में कैसे बनेगा। और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, टी हाफ देखा। तो आप ये तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप चैनल को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।